जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 10। थोड़ा सा गैप हो गया टेस्ट सीरीज के चक्कर में, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज है वो आपका स्टडी विद अभी जो ऐप है इस पर अवेलेबल है। आपको मालूम है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिर्फ 200 रुपया में 20 फुल लेंथ प्लस 5 जीके जीएस का आपको सेट मिलेगा, ठीक है। 9 टेस्ट अभी तक हो गया है, बाकी का धीरे धीरे आपका अपलोड हो रहा है और इस पे काम भी हो रहा है। और इसी के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट गई, आपका मॉडल सेट का सीरीज भी इसी के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गया। कोई बात नहीं, आपको मैथ में काफ़ी कुछ करवा दिए हैं, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब आप लोग सीरियस नहीं थे ना तब हम 30 सेट आपको करवा चुके हैं सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से, ठीक है। अभी इधर 10 मॉडल सेट हो गया और उसके अलावा भी आपको हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं टॉपिक वाइज। कितना ही सारा आपको हम मटेरियल यहीं पे यूट्यूब पे दे चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका मैथ का टेस्ट सीरीज़ भी है, सिर्फ मैथ का, जिसमें आपका 15 सेट है। और बाकी ये जो आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ना 20 सेट वाला, इसमें तो है, इसमें तो आपका सब कुछ है। तो आपको ना अभी जो आपका समय चल रहा है ना, सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस, यही 2 चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या, यही 2 चीज़ आपको करना ही है। एक तो सेल्फ स्टडी और दूसरा प्रैक्टिस। सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होंगे आप, ठीक है। और प्रैक्टिस आपके लेवल को बताएगा कि आप किस लेवल पे खेल रहे हैं। अब प्रैक्टिस कैसा है, ये जो 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ये कैसा है, तो इसमें हर तरीके के टॉपिक को कवर किया जा रहा है, ठीक है। अब एक ही टॉपिक से हर सेट में सवाल नहीं दिया गया है, ठीक है। जितना भी टॉपिक सिलेबस में है हर एक टॉपिक को टच किया जा रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ताकि आपको ना पता चलेगा कि आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना है। और अगर कुछ छूट रहा है ना तो क्वेश्चन देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चीज़ हमसे छूट रहा है। जैसे कि अगर 1-2 सेट में हम कैपिटल और करेंसी से सवाल पूछ दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल करेंसी से हर एक सेट में सवाल डाला जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कैपिटल करेंसी से पूछ दिए मतलब आपको कैपिटल करेंसी रट जाना है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीक़ा से स्टैटिक जीके का पोर्शन थोड़ा सा लंबा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 50-60 टॉपिक छोटे छोटे आते हैं। कैपिटल करेंसी हो गया, स्टेट का हो गया, स्टेट का कैपिटल हो गया, स्टेट का सीएम हो गया, स्टेट का बर्ड्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो हम टेस्ट में ना एक एक चीज़ को डालने का कोशिश किए ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों का सजेशन आया था कि सर कैपिटल करेंसी से हर सेट में डालिए। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर हम हर ही सेट में कैपिटल करेंसी से सवाल डालेंगे, अरे ठीक है 1-2 सेट में डाले, 3 सेट में डाले, समझ जाइए कि भैया इसको रटना है। अब यहाँ से सवाल आया है, ये अगर हम आपको 2016 का पेपर दिखाएं, किधर गया 2016 का पेपर, ठीक है। तो इसमें कैपिटल करेंसी से 2 सवाल पूछा है, ठीक है। और अभी है आपका 2023, तो कैपिटल करेंसी से सवाल पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन अब पूछा है तो पढ़ना ज़रूरी है, और सिलेबस में है तब पढ़ना और भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस तरीक़ा से सेट को तैयार किया गया है ना वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ध्यान से अगर आप लोग परचेज़ किए हैं, वैसे बहुत लोगों ने सेट परचेज़ कर लिया है, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ किए हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी 9 सेट है तो 9 लगातार दिन में इसको लगा के ख़त्म कर देंगे, मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। पढ़िए टेस्ट लगाइए, पढ़िए टेस्ट लगाइए, पढ़िए टेस्ट लगाइए, तभी जाके फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर टेस्ट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप हज़ारों सेट भी टेस्ट लगा लेंगे ना तब भी आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दीजिएगा। सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपसे 1 मिनट के एक बार हम ये बात भी आपको कह दें कि आप ना प्रैक्टिस मत करिए, आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान दीजिए, एकदम कंप्लीट
तब भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आपका स्कोर बढ़ेगा ही उल्टा, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि देखो मन में एक डर भी रह जाता है कि सर हम तो प्रैक्टिस किए नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, सप्ताह में एटलीस्ट 2 सेटअप जरूर लगाइए, 2 से ज़्यादा मत लगाइए, 2 काफ़ी है। वैसे काफ़ी लोग इस पे यूट्यूब पे जो है बोल रहे हैं कि आपको कितना टेस्ट लगाना चाहिए, कितना आपका स्कोर आ रहा है, अच्छा ये भी बोल रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो अभी से सब कुछ बोल रहे हैं, ये सब बकवास है, ध्यान मत दीजिए। आप जो भी काम करिए अपने हिसाब से करिए, आपके अंदर क्या कमी है उसके हिसाब से आप काम करिए, उसके हिसाब से आप पढ़िए। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है ना, अगर आपका मैथ लेवल का है, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है या नहीं भी है, फिर भी आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो आपको मैथ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा है। अब 20 सवाल बना लेंगे, 20 में से 17-18 बना लेंगे, तो आपको इसके लिए कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस इसके लेवल को मेंटेन करके चलना है। ध्यान कहाँ देना है? जो सेक्शन मेरा बिल्कुल कमज़ोर है, जहाँ पे हम 8, 10, 12, 13 स्कोर कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो आप लोग समझदार हैं, बाकी क्या समझाएं आपको, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीधा आते हैं सवालों पे। इसके अलावा ये सारा का सारा आपका कोर्स है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, तो आप इस ऐप पे जाके देख सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका शिकवा शिकायत यहाँ भी आएगा और कमेंट में तो आएगा ही। तो शुरू पहला सवाल से लेके 20वां सवाल तक आपको देखना है। करना कैसे है, जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा वीडियो को कर लीजिएगा पॉज, खुद से दिमाग को चलने दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि सवाल को सोल्व कर दे। जो भी आंसर आए उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ऐसे आप देख सकते हैं, जीके जीएस का सेट हो, साइंस का सेट हो, लेकिन जिस चीज़ में आपको कलम चलाना है, जिस चीज़ में आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, उसमें आपको उसी तरीके से कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, और भाई थोड़ा शेयर वेयर मार देना, और लाइक का जिम्मा आपके ऊपर है, आप समझो देना है कि नहीं देना है, ठीक है। पहला नंबर सवाल से 20वां नंबर सवाल तक आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है। पहला सवाल को आप पढ़िए, वीडियो को पॉज मारिए और पहले सवाल को लगाइए। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि आपको पहले फिगर बना के समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ईच साइड ना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, बिना मतलब का जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्या है, ऐसा है कि भाई इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2 सर्कल है, एक सरकमफेरेंस का एक सरकम सेंटर से है और एक इन सेंटर से है। मतलब देखो, सीधा सा मतलब है कि एक सर्कल त्रिभुज के अंदर है और एक सर्कल इसके बाहर है, जो इसके तीनों भुजाओं को टच करते हुए ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे है। तो इन दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है, मतलब इसी फिगर को क्या पूछा है हम वो आपको बता देते हैं। इन दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, मतलब आप कह सकते हैं कि रिंग का क्षेत्रफल, इसका एरिया आपसे पूछा है। अब देखिए, एरिया, अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो आपको रेडियस मालूम होना चाहिए। देखो, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो भाई अगर दोनों सर्कल का रेडियस बता दें तो आप बड़े सर्कल के एरिया में छोटा सर्कल के एरिया को घटा के अब फटाक से आंसर ठोक दोगे, यही बात है। अब यहाँ पे एरिया कैसे, यहाँ पे रेडियस कैसे निकलेगा, बात को समझो। तो भाई ये मेरा सेंटर है, ये छोटा रेडियस है और ये मेरा बड़ा रेडियस है।
छोटा रेडियस को छोटा आर और बड़ा रेडियस को बड़ा आर लिख दिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, तीनों साइड 8 8 8 ए है, 8 8 है, तो ये भी साइड ए सेंटीमीटर है, ए भी ये है और ये भी ए है। मान लेते हैं ए यूनिट, थोड़ा सा फॉर्मूला का जानकारी आपको दे देते हैं। अब देखो, जो अंदर वाला सर्कल है, जो छोटू सर्कल है ना, उसका रेडियस हो जाएगा a/2√3, ठीक है। और जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस हो जाएगा a/√3। अब a क्या है, तो भैया a मेरा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो इस केस में ना, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो या ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए सेम सेंटर से है, दोनों सर्कल सेम सेंटर से है, ठीक है, तब आप इनका रेडियस ऐसे आपको निकालना होगा। अब देखो, रेडियस निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बात रहा कैलकुलेशन का, तो भाई कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कितना शॉर्ट और कितना जल्दी में कर पाते हैं। तो सीधा हम इस पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो भैया अब आप देखिए कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², मतलब दोनों में पाई कॉमन है, ठीक है। एक का रेडियस छोटा आर और एक का रेडियस बड़ा आर, तो दोनों में पाई कॉमन है, ठीक है, दोनों में पाई कॉमन है। और आपको ये बात भी मालूम होगा कि जो हम लोग रिंग का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई जैसे ही कॉमन लेते हैं ऐसे हो जाता है कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और ये एक फॉर्मूला पे बन जाता है, कौन सा, a² माइनस b², क्या होता है, a + b × a - b। मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा कैलकुलेशन पे इसको सेट करिए, कुछ दिमाग को भी करने दीजिए। अब देखो जी, पाई कॉमन लिए तो पाई का वैल्यू क्या, 22/7। अब देखो, दोनों ही चीज़ हमको मालूम है, यहाँ पे हो जाएगा जो छोटू वाला रेडियस है 8/2√3, तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, मतलब ये हो जाएगा 4√3, और ये क्या हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब देखो अंदर क्या होगा, r² माइनस r², मतलब a² माइनस b², a + b × a - b। तो बड़ा R प्लस छोटा r को एक बार जोड़ना है और एक बार बड़ा R में से छोटा r को घटाना है। तो जब जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, देखो सीधा ऐसे लिखो, ये 12√3 हो जाएगा गुना, और जब घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो 4/√3। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, √3 सेम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से देखो कि भाई मेरे, अब इसी को तो कैलकुलेशन आपको आंसर बता देना है। तो एक बात तो तय है कि 7 तो रहेगा, तो 7 सब में है, ऑप्शन काट नहीं सकते हैं, ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। तो √3 × √3 क्या होगा, 3 होगा, और 3 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार में, मतलब ये 4 × 4 16 और 16 × 22। तो भाई 16 × 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 352/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लग जाएगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भैया 352 को 7 से भागा देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, मतलब 50 सही 2/7, तो 50 सही 2/7 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इस पार्ट का एरिया हो गया। देखिए, जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा ना, तब तक हम कैलकुलेशन को शॉर्ट में कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको समझाने के लिए हमको ये बताना पड़ा ताकि आप समझ जाएं, ठीक है। हालांकि हम कोर्स में आपको सब कुछ बता चुके हैं, अब कुछ भी नहीं छोड़े हैं, जितना पॉसिबल चीज़ें हम सब बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जो धुरंधर लोग हैं, जो वाकई में पढ़ रहा होगा, जिसका ध्यान YouTube पे नहीं होगा कि कौन कितना नंबर लाएगा, इन सब वीडियो पे जिसका ध्यान नहीं होगा, वो सीधा इस वाला पोर्शन को लिखेगा, और दूसरा स्टेप से वो ऑप्शन ठोक देगा, यही करेगा। और आप यकीन मानिए ऐसा ही आपको करना होगा, ठीक है, ऐसा ही आपको। और ये होगा कैसे, तो नित्य दिन प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस को मत छोड़ो,
ठीक है। सेकंड सवाल को देखिए, सवाल आप देखिए, पॉज मारिए, लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। कहता है कि एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, मीडियंस की जो लेंथ है वो दे दिया है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? त्रिभुज में 3 ही मीडियन होगा और तीनों का लेंथ देके आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछा है। तो देखिए इसका तो तरीका 2 3 4 है, लेकिन एक सीधा सा तरीका हम आपको बताते हैं जिससे आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भैया अगर हम ये ट्रायंगल बना दिए, ये हम आपका ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। 2 3 बात तो आपको मालूम होगा कि मीडियन जो है ना, मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? शीर्ष से सामने वाले भुजा पे, शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जाके गिरता है और उसको बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है। जैसे कि इस शीर्ष से हम सामने वाले भुजा पे गिराएं ना तो इसको 2 हिस्सा में बांट देगा, यही तो मीडियन है। मध्य भाग बराबर बराबर बांट देता है, ठीक है। तो भैया 3 मीडियन होगा, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, ठीक है। और जिस पॉइंट से तीनों मीडियन पास होगा ना, तीनों मीडियन पास हो, जिस पॉइंट से तीनों मीडियन गुजरता है उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं, इतना बात आपको पता है। और अगर आप सेंट्रॉइड से जब आप ध्यान से देखिएगा, सेंट्रॉइड से आप जब ध्यान से देखिएगा, ये 2 3 बात आपको बताना ज़रूरी है। ये हमारा सेंट्रॉइड है, इसी से तीनों मीडियन पास होगा, इसी से तीनों मीडियन पास होगा, एक यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। तो जब सेंट्रॉइड से, केंद्रक से जब हम तीनों वर्टेक्स को मिलाते हैं तो जो ट्रायंगल है ना 3 बराबर भाग में बट जाता है। ये तीनों ट्रायंगल क्या है? बराबर 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 है, ठीक है। और जब तीनों मीडियन को पूरा पूरा मिला देते हैं, ठीक है, तब हमारा ट्रायंगल 6 बराबर भाग में बट जाता है। 1 2 3 4 5 6 भाग बराबर। यहाँ पे सेंट्रॉइड से वर्टेक्स को मिलाए, सिर से मिलाए तो 3 भाग में और तीनों बराबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान से देखिए। अच्छा आपको ये भी मालूम है कि मीडियन जो है ना, मीडियन सेंट्रॉइड से पास होता है और सेंट्रॉइड ना मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है, 2:1 के अनुपात में बांट देता है, ठीक है। तो अगर ये वाला मीडियन, ये मीडियन मेरा अगर 9 सेंटीमीटर है, अगर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 मीडियन है, ये 9 है, तो 9 को 2:1 में बांटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा 12 है, ये मेरा 12 है, तो भैया ये छोटू वाला 4 हो जाएगा और बड़ा वाला उसका 2 गुना 8 हो जाएगा, 8 4 12। अगर ये मेरा पूरा 15 है तो ये 5 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। क्या आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 8 है, ये 10 है, मतलब ये क्या होगा? 6 हो जाएगा। ये क्या होगा? 6 होगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो भैया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना? 6 या 8, दोनों में से एक बेस है, एक हाइट है। ये हो गया एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। 2 3 6 3 3 9 8 9 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसका बेसिक भी, ये भी बेसिक है, इसके अलावा और भी तरीका है। इस सवाल को देखिए, सवाल आपके सामने है, पॉज मारिए, सवाल को लगाइए, आंसर दीजिए, फिर वीडियो को देखिए, ठीक है। और ये सवाल ना एक्स्ट्रा है क्योंकि इसके साथ ये पढ़ना जरूरी है, इसके लिए कमेंट भी आया था, इसीलिए हम इस सवाल को प्रैक्टिस सेट में लिए हैं। और आप लोग जो जो सवाल कमेंट में किए हैं या टेलीग्राम पे भेजे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाले हैं, हम हर एक सवाल को सेट में शामिल करने का कोशिश ज़रूर किए हैं। हाँ, अगर हम उस तरीका का सवाल अगर नहीं बताए हैं तो, और अगर बता दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कहता है सवाल, कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? निहायत ही
गंदा लेवल का सवाल है, बहुत ही घटिया लेवल का, बहुत ही आसान सवाल है, समझिएगा। तो भाई अगर हम सर्कल के अंदर हम अगर स्क्वायर बना दें, ये मेरा वृत्त है भाई, गोल ना बने माफ़ करना, और गोल हाथ से बनेगा भी नहीं, ठीक है, गोल हाथ से बनेगा भी नहीं। आप समझ लो कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, और सर्कल के अंदर ना हम एक स्क्वायर बना दिए। क्या बना दिए? ये हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है। इसका चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करेगा। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, और सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस कितना? 8 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, ठीक है। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको ना ये जो आपका स्क्वायर दिया है उसका एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? 2 तरीका से, या तो हमें स्क्वायर का डायगोनल बता दे, या तो हमें स्क्वायर का साइड बता दे। साइड बता देगा उसका स्क्वायर लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर डायगोनल बता देगा तो डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। वर्ग का बात कर रहे हैं। अगर साइड बता दिया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगर डायगोनल बता दिया तब भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2। तो ध्यान रखना, जब सर्कल के अंदर डायगोनल बने और सर्कल का रेडियस आपको मालूम है, तो भाई अगर हम इसको कोना कोनी मिला दें तो ये पूरा सर्कल का ये जो हुआ, ये सर्कल का क्या हो गया? व्यास हो गया। और ये सर्कल के व्यास डायमीटर होने के साथ साथ क्या ये स्क्वायर का डायगोनल नहीं है? जी है, डायगोनल है। तो इधर 8, इधर भी 8, पूरा विकर्ण कितना? 16। तो भैया तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बट्टा 2, पूरा विकर्ण कितना? 16। 16 का स्क्वायर 256, 256 बट्टा 2 मतलब 128। देखिए कैलकुलेशन एकदम आसान है, तो हर चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। मैच्योर बनिए, इसको भी काम में लाइए थोड़ा, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए है, इसके उल्टा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या है? सर्कल के अंदर स्क्वायर है। अब की बार स्क्वायर के अंदर सर्कल है। एक्स्ट्रा सवाल है आपके लिए, जरूरी है। तो पहले स्क्वायर बना लीजिए, दोनों ही बहुत आसान है, ठीक है। स्क्वायर बना लीजिए, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अंदर एक जो है सर्कल बना है, तो भैया जो सर्कल बनेगा ना वो बड़ा से बड़ा होगा और इसके चारों साइड को ऐसे टच करेगा, ठीक है। गोल ना हुआ कोई दिक्कत नहीं। इसका जो साइड है ना 14 सेंटीमीटर, क्या है? 14 सेंटीमीटर। भाई चारों साइड बराबर होता है 14 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर, चारों साइड बराबर होता है। अब यहाँ से हमें सर्कल का एरिया चाहिए, तो सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? रेडियस मालूम रहेगा तब ना भाई। अब रेडियस कैसे होगा? ये मेरे भाई जरा ध्यान दो, अगर हम कहीं से भी लाइन खींचें, चाहे बीच से चाहे किनारे से, इसका लेंथ कितना होगा? 14 सेंटीमीटर ही होगा ना। और ये हमारा क्या है? एकदम ठीक बीच में सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो 7 इधर और 7 इधर, मतलब सर्कल का रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। और जब रेडियस मिल गया, एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो 22 बट्टा 7 गुना आर स्क्वायर, मतलब 7 गुना 7, तो ये तो उड़ ही जाएगा। और 22 7 दूना 14, 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? सर्कल का एरिया हो गया। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, बेसिक फिगर है। अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन सवाल को एकदम ध्यान से सवाल को पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर वीडियो देखिए। कहता है कि एक भवन जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है के शिखर पर एक मीनार खड़ी है। मीनार के शिखर तथा आधार बिंदु से भूमि पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए एकदम तरीका से बताते हैं, आपको समझ जाइएगा पूरा का पूरा, ठीक है। देखो भाई एक बात समझो, ये मेरा ना भवन है, ये क्या है? एक भवन है, इसका हाइट है 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर, ठीक है। और इसके ऊपर ना एक मीनार खड़ी है, ऐसे ऐसे एक मीनार, एक मान लो कि एक टावर खड़ा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। इसी टावर का हाइट आपसे पूछा है।
और भाई एक पॉइंट ना इसके आधार को लेके यहाँ पर है, तो कहता है कि मीनार के शिखर से जब देखता है ना यहाँ पे, तब एंगल बनता है 60 डिग्री। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन है और नमन कोण है, ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, 60 बनता है। और जब मीनार के आधार पे यहाँ से देखता है ना, तब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बनता है। समझाते हैं, ध्यान से, फिगर से ही आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो भाई मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो भैया अल्टरनेट एंगल भी बराबर होता है, ये भी 45 डिग्री। अब ध्यान दो यहीं पे, अगर ये 45, अगर ये मेरा 45 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। ये 45 है तो ये भी मेरा 45 है, ये भी मेरा 45 है। तो भैया बराबर भुजा के आमने सामने का कोण भी बराबर होता है और इसका उल्टा भी सही है। मतलब अगर अगर बिल्डिंग का हाइट 40 मीटर है तो भैया इस पॉइंट से बिल्डिंग के बेस का भी डिस्टेंस होगा 40 मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, एक बात को ध्यान से समझना, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ऊपर ले जाएं, इसके पैरेलल हम एक लाइन सीधा ऊपर ले जाएं, तो भैया जितना लेंथ इसका होगा, जितना लेंथ इसका होगा, उतना ही लेंथ इसका भी होगा। अगर ये 40 मीटर है तो इसको मिटाते हैं, ये भी मेरा 40 मीटर है। बोले सर बिल्कुल सही, ये भी मेरा क्या है? 40 मीटर है, 40 मीटर है। अब ध्यान देना, अब कहता है कि मीनार के शिखर से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो भाई शिखर को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना, इस पॉइंट को जब देखेंगे यहाँ, तब मेरा कितना बनेगा सर? 60 डिग्री बनेगा। ये 60 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल कितना? 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना? 60 डिग्री। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा? 30 डिग्री। और ये पूरा, आप इस पूरे ट्रेंगल को देखो, इस पूरे ट्रेंगल को आप देखो, आप इस पूरे ट्रेंगल को देखो, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो भैया 60, अगर आपको रेशियो वाला याद होगा ना तो फटाक से बन जाएगा। तो ये मेरा 60 है और 60 के सामने देखो, ये मेरा 60 है और ये मेरा 30 है। तो भाई मेरे 60 के सामने क्या रहता है? 60 के सामने क्या रहता है? 60 के सामने √3 वाला रेशियो रहता है। 60 के सामने √3 वाला, ये 60 है तो यहाँ पे मेरा कितना बना? 30। और 30 के सामने क्या रहता है? 1। और 1 का वैल्यू कितना है? 40। तो √3 का वैल्यू कितना? 40√3 होगा। मतलब पूरा कंप्लीट हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना? 40√3। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट मालूम हो गया और यहाँ से यहाँ का भी हाइट मालूम है, तो क्या इसमें इसको घटा देंगे तो शिखर का हाइट नहीं निकल जाएगा? बोले सर बिल्कुल निकल जाएगा। भाई पूरा फिगर का खेल है, एक बार समझ जाओगे ना, बहुत आसान है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो मीनार का जो हाइट हो गया वो हो गया 40√3 - 40, और यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा √3 - 1, मतलब 40 × √3 - 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस फिगर को क्लैरिटी के साथ अगर आप समझ गए हैं, अगर आप में समझ है गहराई तक, तो बहुत आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत आसान है। इसमें जो आप लिखते हैं ना 10 45 डिग्री या 10 30 डिग्री या 10 60 डिग्री, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैक्सिमम सवाल में आप ऐसा समझिए कि आपका जो है 98% सवाल में आपको लिखना ही नहीं है। बड़ा ही चालाकी से एग्जामिनर ना सवाल है अलजेब्रा का, खेल गया है ट्रिगो के साथ। आइडेंटिटी जो दे दिया है वो दे दिया है आपका ट्रिगो का, लेकिन अब ध्यान से देखिए ऐसा सवाल को देख के ना, देखिए अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री ऐसा झोल झाल टाइप से अगर सवाल को बना देगा ना, स्क्वायर में, रूट में, गुना में, भागा में, तो कठिन लगता है देखने में। हमको भी लगता था, आपको भी लगता होगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि sin A + sin B + sin C = 0 है।
ध्यान से देखिए और कुछ फॉर्मूला को याद करिए। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 0 है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन बी इंटू साइन सी प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करिए। ये क्या चीज़ है मालूम है? ये क्या चीज़ है? वो वाला आप कंडीशन याद करिए। हम आपको कई बार वहाँ से सवाल आपको दिए हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। वही कंडीशन तो है। और आपसे पूछ क्या लिया है? ए स्क्वायर बट्टा बी सी, बी स्क्वायर बट्टा ए सी और सी स्क्वायर बट्टा ए बी बराबर क्या होगा? 3abc ऊपर 3abc नीचे, abc कट गया और 3 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। समझिए, मतलब अलजेब्रा के सवाल को ये आपका ट्रिगो का आइडेंटिटी डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश है और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर का सोचा समझा साजिश है, फंसना नहीं है, ठीक है। और क्राइम पेट्रोल मत देखना तुम लोग, बहुत देखता है सब। अब ध्यान दो, कंडीशन आपको समझा दिए। अगर ये कंडीशन है तो भैया ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब साइन क्यू ए प्लस साइन क्यू बी प्लस साइन क्यू सी बराबर 3 साइन ए साइन बी साइन सी होगा। लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जी इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे? एलसीएम साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम। देखो भाई, अपने से सवाल बना के समझाना और फिर उसको आंसर देना आसान होता है, ये चीज़ हम मानते हैं, ठीक है। अगर जब आपके सामने नया नया सवाल आता है तो थोड़ा सा कठिनाई होता है, ये मानो, ये भी हम मानते हैं भाई, दोनों बात सही है। अब भाई सवाल हम ही ढूंढे, सवाल हम ही बनाए, तो जब सवाल ढूंढे तो जाहिर सी बात है इसका सोल्यूशन भी बहुत सारा मेरे दिमाग में आ गया होगा। हम तो कोई मतलब विद्वान है नहीं कि सवाल देखे और एकदम आंसर ठोक दिए, ऐसा नहीं है। मेहनत करना, आप भी मेहनत कीजिएगा ना, आपका भी बढ़िया हो जाएगा। कुछ आप भी मेहनत कीजिएगा, आपका भी बढ़िया हो जाएगा, आप भी सोचने लगिएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम के हिसाब से मेहनत होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए जरा, एक बात बताइए, ठीक है। यहाँ पे साइन बी है, साइन सी है, इसमें भाग लगाएंगे, क्या बचेगा? साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्यूब ए बचेगा। इसी तरीका से साइन क्यूब बी बचेगा और इसी तरीका से साइन क्यूब सी बचेगा। अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या? 3abc। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो। मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 0 है, तो साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी बराबर क्या? 3 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और नीचे भी है साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, यही ना लिख सकते हैं इसका वैल्यू। तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 ही बचेगा और 3 ही हमारा आंसर है। अब देखो ये सब काम जो होता है ना, ये सब बड़ा फेमस फॉर्मूला है, एग्जामिनर का फेवरेट है, घुमा के सवाल डालेगा, लेकिन डालता है जरूर। बहुत सवाल आया हुआ है, तो जब फॉर्मूला को बढ़िया से समझा हुआ रहेगा। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 6/5 है तो दिए गए समीकरण टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर है। दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका, आप इन दोनों को कैंची गुना लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तब भी आप उस मेथड से भी बना सकते हो। और अगर इससे भी जल्दी बनाना है, ये भी आसान है, ये भी बहुत आसान है। अगर इससे भी जल्दी बनाना है तो डायरेक्ट CND रूल लगा लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को लगा दो। तो अगर हम सीधा CND लगा देते हैं तो हम लिखेंगे साइन एक्स और नीचे कोस एक्स बचेगा बराबर 6 5 11 और 6 में 5 गया 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो से सीधा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू 11 आ गया। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होगा सर? 10x हो गया। और यही तो चाहिए,
जब 10x का वैल्यू 11 आ गया तो 10 स्क्वायर एक्स मतलब 10 स्क्वायर एक्स मतलब 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 1 122, यही ना आएगा सर, बट्टा 121 में 1 गया तो 120, 122 बट्टा 120 मतलब 61/60, 61/60 हमारा क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब भी आपका 10 का वैल्यू 11 ही मिलेगा। करके बता दे, देखो तो भैया 5 को साइन एक्स और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स, और 6 को इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 6 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स। अब देखो साइन साइन को एक साइड, कोस कोस को एक साइड ले जाओ तो 6 साइन एक्स में 5 साइन एक्स गया तो भैया मेरा कितना बचा, कितना बचा, साइन एक्स बचा, बराबर उधर है मेरा, उधर है इधर है 5 साइन एक्स और इधर है -6 कोस एक्स, इन दोनों को एक साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 और 6 11 कोस एक्स, कितना हो जाएगा 11 कोस एक्स, और साइन के नीचे में कोस को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन बट्टा कोस, और क्या हो जाएगा 10x बराबर कितना 11, और यही तो चाहिए। बोलो दोनों तरीका आसान है, जो समझ में आए लगा दो, आंसर आना, आंसर आपको एक ही स्टेप में लेके आना है, ठीक है, या आप इससे जाओ या आप इससे जाओ। तो भैया जब हम इसमें CND लगाएं तो साइन एक्स बट्टा कोस एक्स 11/1 मिला, मतलब साइन एक्स बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस 10, और 10 का वैल्यू क्या मिला 11, और यही तो चाहिए। अब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120। देखो एक बार में तो हुआ नहीं भाई, थोड़ा सा इसके पीछे का काम आपको करना पड़ेगा। को देखिए, डरना नहीं है। देखिए इस टाइप का सवाल कितना स्टूडेंट हम लोग को बोलता है कि सर जब अलजेब्रा का सवाल देखते हैं ना इस टाइप का, स्क्वायर रूट गुना भागा, तो थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है अलजेब्रा में। बाकी जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस है, SI है, CI है, इसमें तो बहुत हद तक व्यक्ति समझ जाता है और बहुत कुछ समझ जाता है। बाकी जिनको, जो लोग थोड़ा मैथ में कंफर्ट नहीं है ना, उनको ये सब सेक्शन अलजेब्रा, ट्रिगो, जियोमेट्री थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो आसान है और समझ में भी आएगा। एक बात देखिए, कहता है कि सरल करें, एकदम 2 शब्द का सवाल है, सरल करें x³ + y³ बट्टा x + y + 3xy भागा 1 + 2xy अपॉन x² + y²। ये है क्या चीज़, इसी को समझना है, और ऑप्शन भी देखिए थोड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर हम इसका नीचे में हर में 1 लगा दें और जब हम इनका LCM लेंगे तो भाई LCM क्या हो जाएगा x + y × 1 मतलब x + y इसका LCM हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल क्या बनेगा, ये क्या बनेगा भाई, ये मेरा क्या बनेगा, देखो ये मेरा बन जाएगा मेरा x³ + y³ + xy गुना में हो जाएगा मतलब 3xy × x + y, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या x³ + y³ + 3xy × x + y देख के आपको कुछ याद नहीं है? याद आया, ये हो गया x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला, मतलब x + y का होल क्यूब बटा x + y, मतलब ये कुछ और नहीं, क्या हो गया, ये हो गया x + y का होल क्यूब, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बराबर x + y का होल क्यूब, और x + y का होल क्यूब को x + y से भागा देंगे तो क्या बचेगा भाई, x + y का होल स्क्वायर ही तो बचेगा, मतलब इसका वैल्यू क्या मिला x + y का होल स्क्वायर। अब देखो ये ना इसके भागा में है, तो अगर इसके अंश को हर बना दे, मतलब इसको पलट दे तो ये गुना में चला जाएगा, और ये भी कुछ वैसा ही है, ये क्या है 1 + 2xy अपॉन x² + y², तो इसको हम x² + y² को LCM लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो भाई मेरे ये बन जाएगा, देखो समझाने के लिए, बाकी बात तो ये बहुत आसान है। तो भाई इसका वैल्यू क्या आया x + y का होल स्क्वायर आया,
इसका वैल्यू, ठीक है। अब जब इसको हम लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होगा ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है क्या, ये कुछ और नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बट्टा ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन है तो भैया इसको पलटी मारना होगा क्योंकि ये इसका भागा में है, और जब इसको इसके भागा में लगाएंगे तो ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बट्टा एक्स, अरे ये जाएगा ऊपर, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे इससे ये तो कट गया, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन में है ही नहीं, फिर से दिक्कत। अब देखो यही सब सवाल आपसे बेसिक मांगता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आएगा मालूम, देखिए ये चीज़ भी हम आपको अलजेब्रा में बताए हैं। कब आएगा, जब आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, तब आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब इसको 2 से भागा देंगे तब आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को जब 2 से भागा देंगे ना भाई तभी तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इस फॉर्म में आंसर ना दे के इस फॉर्म में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोनों जगह से, ठीक है। देखो फॉर्मूला को कितना तरीका से सजा दिया, बस सजा दिया, इसीलिए लिखा है कि सरल करें और कुछ बात नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कई एक एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस में लेके आए। सीधा सा सवाल है, 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर, लिखा है विस्तार करें, मतलब ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरे ऐसा सवाल में ना, अगर समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये सवाल आसान है इसीलिए हम लेके आए, हमको कुछ समझाना है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस प्लस है, इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम किसी से पूछेंगे तो शायद मैक्सिमम लोग बता देगा, क्योंकि प्लस है तो हर जगह प्लस प्लस चलते जाएगा। क्या चलते जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये चीज़ तो ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पर माइनस या प्लस या दोनों जगह माइनस माइनस कर दे तो मैक्सिमम लोग, तो मैक्सिमम नहीं, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब इधर हम साइन कैसे रखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस या यहाँ पे माइनस दे देता तब तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होता, ठीक है। उसका भी तरीका आपको बता दे रहे हैं। जब आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सीधा माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे तो खेला होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा या प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो जिस साइन के साथ जिसके साथ माइनस रहेगा ना, जिसके साथ मान लो कि ये मेरा ऐसा होता 4a प्लस 3b माइनस 2c। देखिए हम इसका आंसर देने का बात नहीं कर रहे, हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। अगर ये चीज़ हमसे पूछ देता कि 4a प्लस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो भाई देखो c के साथ माइनस है ना, तो इधर इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद जहाँ जहाँ c आएगा ना वहाँ माइनस आएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2bc और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ca। ये चीज़ तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस वाला हम दिए हैं तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगा। तो
तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए समझ के, a माइनस बी माइनस सी या a प्लस बी माइनस सी या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कुछ भी किसी भी तरीका से। देखो पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसा पढ़ो कि किसी भी तरीका से पूछ दे, एग्जामिनर घुमा दे तो हम उत्तर देने में सक्षम रहें। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुंह देखने लगे फंस गए। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत आसान है भैया। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 9b स्क्वायर और 4c स्क्वायर। तो भैया ये तो होगा नहीं 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो माइनस का कहीं संभावना ही नहीं है, तो इस लिहाज से ये भी गया और ये भी गया, ऑटोमेटिक ये बच गया। जो ऑप्शन एग्जाम में दिया था एसएसटी का सवाल है, और जैसे एग्जामिनर ऑप्शन दिया था हम वैसे ही देते हैं, हमको बदलने का कोई शौक नहीं है। हम मानते हैं कि बहुत सवाल है, बहुत एग्जाम हो चुका है, बहुत एग्जाम हर दिन होता है, नया नया चीज़ें आती रहती है। अगर आप उसी को सिर्फ सिलेबस के तरीके से ढाल के अगर पढ़ लें तो मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। देखिए ये जो दोनों सवाल है ना, ये 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखिए जो सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ है वैसे हम आपको 2016 का कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों सवाल भी लेना ज़रूरी है। इससे आपको ना थोड़ा सा अभी जो हम सेशन डिस्कस किए हैं वो बहुत पहले डिस्कस किए, 2-2.5 महीना हो गया, तो आप लोग उस टाइम बहुत लोग देखे नहीं। तो हम अभी ये सवाल फिर से इसलिए हैं कि ताकि आप थोड़ा रिफ्रेश हो के अपडेट हो जाओ कि भैया इस टाइप का सवाल एग्जाम में आया हुआ है तो आ सकता है। ठीक है, कहता है कि यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर x का वैल्यू 7 माइनस 4√3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या है। तो आपके पास जो सबसे पहला तरीका आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि सर x का वैल्यू दिया है तो इसको यहाँ रख के और हम सॉल्यूशन कर देते हैं, लंबा चौड़ा चला जाएगा। x का वैल्यू है 7 माइनस 4√3 और जब इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार 7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1/7 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो उस तरीक़ा से कैलकुलेशन लंबा चल जाएगा। देखिए ये चीज़ हम आपको बताए हैं अलजेब्रा में कि अगर x का वैल्यू 7 प्लस 4√3 है तो इसका अपोजिट 1/x का वैल्यू 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो उल्टा वाला माइनस में, अगर ये माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस में। अब देखिए x का वैल्यू 7 माइनस 4√3 है और 1/x का वैल्यू 7 प्लस 4√3 है। ये कैसे आया मालूम, परिमेयीकरण करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो क्या हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 इंटू x इंटू 1/x मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हम नहीं लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये x से x तो कट ही जाता है, इसको तो लिखना ही नहीं है। अब देखिए x प्लस 1/x दोनों का वैल्यू है मेरे पास, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3 तो -4√3 और प्लस 4√3 तो कट जाएगा और जोड़ना है तो क्या बचेगा 7 और 7 14। तो 14 का स्क्वायर कितना 196 और 196 में जब 2 घटाएंगे तो 194 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना ही कैलकुलेशन करना है। कोशिश करिए कि कम से कम कैलकुलेशन दिमाग में ज़्यादा चीज़ को करें, ठीक है, बहुत फायदा होगा। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए कितना आसान था, जितना भी मैथ का सवाल था ना सब का सब एकदम आसान सवाल था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार ऊंचाई का 2 गुना है। आधार ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई कितना है। देखो भाई समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना वो बेस इंटू हाइट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और कह रहा है कि जो आधार है वो ऊंचाई का 2 गुना है, तो भैया ऊंचाई हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो आधार और ऊंचाई को जब मल्टीप्लाई कर देंगे वही तो मेरा 98 है। तो अगर हमारे पास कोई हम ऐसा तरीका या हम अप्रोच लगा पाए कि 98 को 2 फैक्टर में तोड़ दें, 2 खंड में तोड़ दें, जो एक का 2 गुना दूसरा हो
और उनको जब मल्टीप्लाई करें तो 98। देखिए हम एकदम बेसिक बात बता रहे हैं आपको, लॉजिकल, तब हमारा बिना फॉर्मूला लिखे बात बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका बहुत साथ देगा, ऑप्शन हम इसीलिए ऑप्शन को चेंज नहीं करते हैं। 7 है, 14 है, 49 है, 98 सब कुछ है। तो 98 सेंटीमीटर है तो इसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका ऊंचाई तो 98 सेंटीमीटर होगा नहीं, तो गया। अब 7 और 14 को ध्यान से देखिए, क्या 7 का 2 गुना 14 है, बिल्कुल है। और 7 गुना 14 कितना, 98, मतलब 7 मेरा ऊंचाई है और 14 मेरा आधार है, सीधा 7 सेंटीमीटर आंसर। एकदम आपको लॉजिकल बात बताए, ऐसा नहीं कि इधर उधर का बात बताए। बाकी बात देखिए, अगर हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं, समांतर चतुर्भुज लेते हैं, और ये इसका हाइट है और ये इसका बेस है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेसिक से जाना है तो एक को x मान लीजिए, एक को 2x मान लीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस लेवल का सवाल भी एग्जाम में आता है। कहता है कि 2 अंकीय एक संख्या अंकों के योग से 7 गुना है, ठीक है जी, और दहाई का अंक इकाई का अंक से 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या क्या है। ये भी 2016 का सवाल है। अब सवाल का लेवल देख लीजिए, सवाल का लेवल देख लीजिए, और सवाल का लेवल को हमेशा एग्जामिनर मेंटेन करता है। ठीक है, इसी के आजू बाजू में आपका लेवल रहेगा। ठीक है, ये तो खैर बहुत आसान है। अब देखिए, अब जब आपसे संख्या पूछे ना, नंबर सिस्टम का सवाल है, हम आपको क्या बोले, जब संख्या ही पूछ देता है, जब संख्या ही पूछ देता है तो जो कंडीशन दिया है उसको ऑप्शन के साथ सेटिस्फाई करवा दीजिए। पहला कंडीशन है कि जो 2 अंकों की संख्या है ना, वो जो संख्या है उसके अंकों के योग से 7 गुना है। तो अंक का योग कितना, 4 और 2 6, 4 और 2 6 है, और इसको जब 7 गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 हो जा रहा है, ये हो सकता है। 51, 5 और 1 6 का 7 गुना 51 नहीं है, ये एकदम नहीं होगा। 7 और 3 10 का 7 गुना 70, ये भी नहीं होगा। 8 और 4 12, और 12 का 7 गुना 84 होता है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। पहला कंडीशन से 2 ऑप्शन फिल्टर हो गया। दूसरा कंडीशन, और दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। इसमें दहाई का अंक कितना है, 4 है, इकाई का अंक कितना है, 2 है, कितना अधिक है सर ये 2 अधिक है, तो ये तो होगा नहीं। कौन बच गया, 84, सीधा आंसर। एकदम आसान था, हम खुद कह रहे एकदम आसान था। तो ऐसा नहीं कि आसान सवाल परीक्षा में नहीं आता है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल क्या हो सकता है। देखिए, जब आप प्राइम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या देखिए प्राइम नंबर में क्या है, सारा का सारा ऑड नंबर है, 2 को छोड़ के इकलौता 2 इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटा वही है। ठीक है, तो 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो तो पहला बात वो इवन बन जाएगा, क्योंकि 2 आपका खुद इवन है। अब यहाँ बात है प्राइम का, अभाज्य का। तो देखो 83 जो है ना, ये खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 96 को 2 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 48। लेकिन 48 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 12 को 2 गुना 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो भैया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, तो कौन बचा है, 26 कैसे सर, कि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13, और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करके 26 लाया है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आया। इन दोनों सवाल को देखिए, तो ये जो ऊपर वाला सवाल है, ये जो आपका ऊपर वाला सवाल है, ये तो भैया सिंप्लीफिकेशन का है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 9 × 9 - 4 डिवाइड बाय 8 का 4 + 4 डिवाइड बाय 4 का 2। सावधानी से काम करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप दीजिए कमेंट में, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में कि भैया इसका आंसर कितना होगा। ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति, ये सवाल हो जाएगा आप लोग से, बहुत आसान है। ठीक है,
बढ़िया से कैलकुलेशन करके और एक बार में सही आंसर लाइएगा। ऐसा नहीं कि 2 बार कैलकुलेशन 3 बार नहीं, एक बार में सही आंसर। एक व्यक्ति 8 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। यदि वह कुल समय के 3/4 में 3/5 हिस्से को तय करती है तो शेष समय में शेष हिस्से को तय करने में उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितना है, ये बात आपसे पूछा है। तो भैया 8 घंटा में 180 किलोमीटर वो चल गया, बिल्कुल सही। अब कहता है कि 8 का 3/4 समय में, तो 8 का 3/4 कितना, 8 का 3/4 तो 8 गुना 3/4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 घंटा में 6 आवर में कितना दूर गया, तो जी 180 का 3/5, 180 का 3/5। अब 180 का 3/5, 180 गुने 3/5, तो भैया 180 को देखो कैलकुलेशन करने का तरीका सुनो। 180 को हम क्या लिख सकते हैं मन में, 18 गुना 10, और 5 से 10 को भागा देंगे, 5 दूना 10, मतलब 18 दूना 36, और 36 तिहाई 108 किलोमीटर, मतलब 6 घंटा में वो 108 किलोमीटर कवर कर गया। अब कहता है कि शेष समय में, भैया 8 घंटा में 180 किलोमीटर गया, तो शेष समय कितना बचा, 2 घंटा, और 2 घंटा में इसको कितना जाना है, 180 में से 108 चल गया, कितना बचा, 72 किलोमीटर। तो भाई 72 किलोमीटर इसको जाना है, तो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 72 भागा 2 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा स्पीड होगा। इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का जो मूड करेगा उस टाइप का सवाल आपके सामने डाल देगा। तैयारी करना आपको है, एग्जामिनर को नहीं। वो तो टॉपिक दे देगा, हाँ भैया हम पूरा मैथ से सवाल आपसे पूछेंगे, मैथ में हम टाइम एंड वर्क से भी देंगे, और हो सकता है वो ना भी दे, हो सकता है ना भी दे, फलना टॉपिक से मतलब पूरा मैथ से सवाल आएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर से सवाल डालेगा, हो सकता है एक ही चैप्टर से 6-7 सवाल डाल दे, या ऐसा हो सकता है कि 10-12 चैप्टर से सवाल ही ना दे, कुछ ही चैप्टर से सवाल दे। तो तैयारी आपको करना है, बात समझे। इस तरीके का बहुत सवाल हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट में दे चुके हैं, तो उम्मीद यही रहता है मेरा कि इस टाइप का सवाल में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप कहने का मतलब टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक चैप्टर से हम आपको सवाल दिए हैं, इसीलिए ध्यान से, थोड़ा सावधानी से। कहता है सवाल कि किसी गांव की नहर को 24 ग्रामवासी 12 दिनों में साफ करते हैं। ऐसे सवाल को कहते हैं नज़रों का धोखा, नज़रों का धोखा हो जाता है। किसी गांव की नहर को 24 ग्रामवासी 12 दिनों में साफ कर सकते हैं, उसी नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिनों में साफ करेंगे। सवाल आप पढ़ लेंगे और आप भिड़ जाएंगे कैलकुलेशन में। एग्जामिनर ना यहाँ पे आपको धोखा दे रहा है नज़र से, कह रहा है तुम ऑप्शन तो देखो, हम ऑप्शन दे दिए हैं, एसएससी का सवाल है आया हुआ, ठीक है। अगर 24 आदमी 12 दिन में कर लेता है कोई भी काम को, और उसी काम में हम 36 आदमी लगा देंगे, तब दिन 12 से कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, मतलब जो भी आंसर होगा 12 से कम होगा। अब 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका जो 12 से कम है, इकलौता एक ऑप्शन दे दिया है जो 12 से कम है, मतलब 8, और यही 8 दिन लगेगा। तो नहीं, सवाल हम लोग के साथ होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम लोग पहला बात तो सेंतलिस हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचना समझना छोड़ देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचना है, घबरा जाते हैं, बचना है। तो इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं था। हालांकि कैलकुलेशन देख लीजिए, अगर 24 आदमी 12 दिन में करेगा कोई भी काम को, तो एक आदमी 24 गुना 12 दिन में पूरा काम को करेगा, और अगर एक आदमी 24 गुना 12 दिन में करेगा तो 36 आदमी उसी काम को इतना दिन में करेगा। अब देखो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 चौके 12, 4 दूना 8 दिन, आंसर आ गया। इतना सा कैलकुलेशन करना था, लेकिन एग्जामिनर
कहता है कि तुम ये भी मत करो, ऑब्जर्वेशन से एक बार ध्यान से देखो तो आंसर हम दे दिए हैं। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि अच्छा ऐसा सवाल बहुत नहीं आता है, एक आध सवाल कभी कभी घुसा देता है। कहता है कि यदि पाइप ए एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी को 35 घंटे में, ठीक है, तो बताएं कि पाइप ए और पाइप बी मिलकर कितने मिनट में, देखो टाइम दे दिया है आवर में भरने का समय, और लास्ट में पूछा है कि कितना मिनट में आधा खाली टैंक को भरेगा। भरना ही है लेकिन मिनट में पूछ दिया है, क्या दिक्कत है, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी हमारा आंसर आता आवर में आता, हमसे पूछ दिया है मिनट में, 60 का गुना लगा देंगे, आंसर कर देंगे। ये सब चीज़ ना पहले दौड़ना चाहिए दिमाग में, तब मज़ा आएगा। तो भाई सबसे पहले टोटल वर्क देख लो, तो कहेंगे सर 15 ए का है 15 और बी का है 35, एलसीएम बोले तो 105। ठीक है, तो 15 से 7 बार में, 35 से 3 बार में। ठीक है, अब इनको 105 यूनिट काम नहीं करना है, आधा करना है। तो 105 का आधा कितना, 105/2, 105/2। ठीक है, 105/2 इतना काम करना है। ये लोग हर घंटा कितना काम करेगा, पर आवर वर्क है ये, पर आवर वर्क है ये, मतलब 7 और 3 10, ये लोग हर घंटा 10 यूनिट काम करेगा। तो 105/2 काम करना है और हर घंटा 10 काम करना है। तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा, 7 और 3 10 से भागा देंगे, तो 105/2 को 10 से भागा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। और 105/20 आवर आया, ये क्या आया, 105/20 घंटा आया। सवाल हमसे मिनट में पूछा है तो 60 का गुना लगा दो एकदम चालाकी से, और 20 से 3 बार में, और 105 गुना 3, 100 गुना 3 300, और 3 गुना 5 15, 315 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। घबरा के देखिए, घबरा के, ये बात सही है, घबराहट तो होता है, लेकिन घबरा के काम खराब हो जाता है, ये भी उतना ही सत्य है। कोई भी एग्ज़ाम में बैठेगा, हम भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो भैया हमें भी थोड़ा सा घबराहट तो होगा ही, इतना पढ़ाने के बाद भी घबराहट तो होगा ही, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। ठीक है, तो सब कुछ, ये 2 आखिरी सवाल। तो पहला सवाल देखिए, मतलब सेकेंड लास्ट सवाल, कहता है कि यदि 5x + 2y = 10x + 3y = 5:9 है तो 2x² + 3y² = 4x² + 9y² का मान कितना है। सवाल अपने जगह पे, पहले मेरा बात सुनिए, ठीक है। इस तरीका के रेशियो को सोल्व करने का बहुत सारा ट्रिक जो है, जो कि यहीं से बनेगा, आप देखे होंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि अगर तिरछे गुना में अगर आप ट्रिक लगा रहे हैं कि हम एक बार x और y का वैल्यू निकाल ले, भाई निकाला जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में निकालने का कोशिश करिएगा। लेकिन ट्रिक में अगर आप कंफर्ट हैं कि हम एक बार में निकाल लेंगे तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निकालें तो वो भी गलत हो गया तब फिर से निकालिए, तो टाइम का बर्बादी, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझे ना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो भाई इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे सीधा 5x + 2y। देखिए हम आपको एकदम बेसिक मेथड बता रहे हैं, टाइम भी नहीं लगेगा, गलती भी नहीं होगा, बराबर है 5/9। ऊपर नीचे प्लस है, टेंशन नहीं है, ठीक है, घटाते जाइएगा। तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 10×5 = 50x। 9×5 = 45x, 10×5 = 50x। 50x में 45 किया, बचा मेरा 5x बराबर, ठीक है। 9 दूना 18y और 5 तिहाई 15y। 9 दूना 18y और 5 तिहाई 15, देख रहे हैं, 9 दूना 18 और 5 तिहाई 15, और 18 में 15 गया 3y, मतलब x/y जो होगा वो 3/5, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। अब वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए,
तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 प्लस 3y, y का स्क्वायर 5 पच्चे 25, 25 तिया 75, 18 और 75 कितना हो गया भाई 8 5 13, ठीक है। 3 का केस है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात, ठीक है। यहाँ 4x x मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36 प्लस 9y स्क्वायर, y मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 9 225। बस इन दोनों को जोड़ के कुछ ना कुछ कटेगा, ये हो जाएगा आपका 75 और 15 90 और 3 93, मतलब ये हो गया 93। अब देखो इसमें आपको 93 का मल्टीपल दिखेगा, तो 93 का मल्टीपल या तो यहाँ है या तो 1 में है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और कहीं 93 का मल्टीपल तो है नहीं, ठीक है। अब जरा इसको जोड़ लीजिए, तो भैया 25 और 36 कितना, 25 35 60 61 261, ठीक है। और ये सब ना 3 का मल्टीपल है, तो 3 तिया 9, 3 कम 3, और ये हो गया 3 8 24 और 3 7 21, 31 अनुपात 87 आपका आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, गलती भी नहीं होगा और दिमाग पे बोझा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कहता है कि एक ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/8 पुरुष है, 5/8 पुरुष है, ठीक है। 5/8 क्या है, पुरुष है, और शेष महिला है। 5/8 पुरुष है, तो जाहिर सी बात है हम इसको कैसे समझेंगे, ना x मानेंगे ना ही y मानेंगे। तो जो हमारा हर में वैल्यू है, जो मेरा डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, उसी को हम टोटल कर्मचारी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5/8 मतलब 8 में से 5 पुरुष है, तो 8 में से 3 महिला है, ऐसे मान लीजिए। x मानिएगा तो फंसने लगिएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्कर को हम 8 मान लिए, ठीक है। अब 8 में से 5 मेरा मेल है और 3 मेरा क्या है, फीमेल है। फीमेल कितना है, 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में पूछा क्या है उसको देख लीजिए। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना भाग तकनीकी कर्मचारी है, मतलब कितना भाग ऐसे कि टेक वर्कर कितना है, मतलब इंजीनियर वगैरह टेक वर्कर जो जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, कितना है। तो यहाँ कहता है कि पुरुषों की संख्या का 2/5 गैर तकनीकी है। अब देखिए पुरुषों की संख्या यहाँ कितना 5, यहाँ भी कितना 5, मजा आ गया, ठीक है। अब 5 में से 2 देखो, अब देखो पुरुष में बांट देते हैं, ये टेक है और ये नॉन टेक है, ठीक है। 2/5, 5 में से 2 नॉन टेक है, मतलब 3 क्या है, टेक्निकल है, और इसी से हमको मतलब है। फीमेल में 2/3 टेक्निकल है, मतलब 3 में से 2 टेक्निकल है, तो भैया इसमें भी टेक्निकल कितना है 2 और नॉन टेक्निकल वर्क वाले कितना 1 है। तो पूछा है कि कर्मचारी के टोटल संख्या का कितना भाग जो है टेक्निकल है, टेक वर्कर है। तो भैया 3 पुरुष है और 2 महिला है, टोटल 5 कर्मचारी टेक्निकल है, कितना में 8 में। तो 5/8 भाग आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एकदम आराम से, ठीक है। तो ये था आपका 10वां मॉडल सेट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। भाई कमेंट करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाना, सुविधा के हिसाब से हम आपको बेहतर देने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो ऑटमोस्ट एफर्ट है ना वो इसमें लगता है, क्योंकि एक एक सवाल को लिखना छांटने में वक्त लगता है, ठीक है। तो थोड़ा शेयर वेयर मार देना भाई, बाकी बात पढ़ना जरूर, ठीक है। अगर शेयर मारने में आपको टाइम लगता है तो आप मत मारिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। पढ़िएगा जरूर, पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।